हम लोग करेंगे शुरू चैप्टर नंबर 8 को, वेक्टर्स इन प्लेन। मैथ्स कैंटर पब्लिशर सीरीज़ जो हम कर रहे हैं, टोटल 7 चैप्टर्स हम लोग अब तक कर चुके हैं अपनी इस रिवीजन सीरीज़ में। हम लोग आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1, वेक्टर्स इन प्लेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजरमेंट्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो इनमें से कौन सी मेजरमेंट स्केलर्स हैं और कौन सी मेजरमेंट वेक्टर्स हैं? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वेक्टर्स, अब आपका कोई भी मेजरमेंट है, यानी किसी भी चीज़ को आपने मेजर किया है, अगर तो उसके साथ एक तो है उसका मैग्नीट्यूड, वो तो होगा उसमें हमेशा। जैसे आपके पास है मैग्नीट्यूड यानी कि वो कितना है, मैग्नीट्यूड। जैसे कि आपके पास है 5 किलोग्राम, तो वजन कितना है, तो दैट इज़ 5, और इसके साथ यूनिट्स भी मैग्नीट्यूड का हिस्सा है। तो ये जो ओवरऑल नंबर है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड। लेकिन इसके साथ साथ अक्सर चीज़ों में आपको एक डायरेक्शन भी दी होती है, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये किस तरफ है, उन मेजरमेंट्स को हम लोग कहते हैं वेक्टर्स। लेकिन जो नॉर्मल मेजरमेंट्स हैं स्केलर्स, उनके अंदर आपको ओनली मैग्नीट्यूड दिया होता है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी होती। फॉर एग्जाम्पल आपको इसके अंदर हम देखते हैं पहला 5 किलोग्राम, तो इसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड तो दिया है 5 किलोग्राम, लेकिन इसके अंदर कोई डायरेक्शन दी है कि ये बताया है कि मास किस तरफ है। तो ये एक स्केलर है। और दूसरा ये कि मास हमेशा एक स्केलर होता है, क्योंकि मास आप ऐसे नहीं बता सकते कि मास किसी तरफ है। मास बस एक चीज़ है, वो किसी तरफ नहीं होती, तो इस वजह से मास इज अ स्केलर। 3 मीटर्स ईस्ट नॉर्थ, 3 मीटर्स, तो दिस इज अगर हम लोग बनाएं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, तो ईस्ट नॉर्थ है ये वाली डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट जिसको आप लोग कहते हैं। सो वो कहते हैं 3 मीटर्स ईस्ट नॉर्थ, यानी इस तरफ 3 मीटर्स। अब 3 तो है उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी बताइए कि किस तरफ 3 मीटर्स। तो ये एक ऐसी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये एक ऐसी मेजरमेंट है जिसके साथ आपको डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्शन भी बताई जा सकती है। दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो ये वाली आपके पास एक वेक्टर है, पहली वाली स्केलर थी। नेक्स्ट 25 वॉट, तो ये पावर है। अब पावर किसी तरफ थोड़ी होती है, वो तो बस पावर है, किसी चीज़ की ताकत, तो साथ में कोई डायरेक्शन भी नहीं बताई, दिस इज अ स्केलर। एंड देन 35 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर सिर्फ एक चीज़ है, उसके साथ कोई आप डायरेक्शन थोड़ी बता सकते हैं कि टेम्परेचर इस तरफ है। मतलब आप ये तो बता सकते हैं इस जगह पे ये टेम्परेचर है और दूसरी जगह पे ये टेम्परेचर है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते इस जगह पे इस तरफ ये टेम्परेचर है, यानी उस टेम्परेचर की कोई खास ये चीज़ है कि वो कहीं जा रहा है। तो दिस इज अ स्केलर। देन नेक्स्ट है 40 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर तो उन्होंने इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं बताई, बट दिस इज अ वेक्टर, क्योंकि वैसे तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ये है, लेकिन फिजिक्स के अंदर ये जो यूनिट है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट एक वेक्टर है, क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ हमेशा एक यूनिट होता है। आप बताते हैं कि ये चीज़ इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है, जाहिर है एक्सेलरेट का मतलब है स्पीड का बढ़ना। आप बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक डब्बा है तो ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है या ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट किसी तरफ होगा। तो अगेन दिस इज अ वेक्टर। हाँ, अगर उन्होंने यहाँ पर साइड पे अलग से नहीं लिखी डायरेक्शन, लेकिन वी ऑल नो कि एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो ये वो वेक्टर्स हैं जिनके हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर को, वेक्टर जो है वो हमने देख लिया कि उसकी एक डायरेक्शन होगी। अब वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली यूजिंग एन एरो ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कि फॉर एग्जांपल जाहिर है वेक्टर इज अ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को हम थ्रू एन एरो सबसे बेस्ट तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का। तो वेक्टर्स को हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू एन एरो, कि ये वाला वेक्टर ये है, ये इस तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ये वेक्टर इस तरह है, तो वेक्टर की एक खास आप डायरेक्शन इस तरह से बना सकते हैं। और इसका एक खास आपके पास एक एंगल होगा विद दी एक्स एक्सिस। सो अब आप उसको कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपने वेक्टर को ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किसी तरह भी हो सकता है। अब हर वेक्टर को आप लोग थ्रू आप उसको एक नंबर के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर जब आप कोऑर्डिनेट प्लेन पे जाएंगे तो आप उसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हिस्सा हो गया आपके पास एक्स एक्सिस पर, कि इतना जा रहा है एक्स एक्सिस पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 3, तो ये 3 जा रहा है एक्स एक्सिस पर, प्लस आपके पास इतना हिस्सा है वाई एक्सिस पर। तो 3 एक्सिस पर इतना है, देन वाई एक्सिस पर इतना है, इन दोनों को मिलाकर ये वाला बन गया है। तो मे बी वाई एक्सिस पर है ये 4, तो 3 एक्स एक्सिस पर इतना जा रहा है, वाई एक्सिस पर इतना जा रहा है। या दूसरे अल्फाज में ये वाला जो पॉइंट है विच इज़ एक्स, इसका एक्स है 3 और इसका वाई है 4 फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वेक्टर इस पॉइंट तक जा रहा है, या ये वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसकी पोजीशन बता रहा है। तो वेक्टर्स को आप थ्रू दिस मेथड इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये एक वेक्टर है पी वेक्टर 2,3, इसका मतलब है ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज 2, यानी ये 2 यूनिट्स जाता है एक्स एक्सिस में और 3 यूनिट्स जाता है वाई एक्सिस में। तो दिस आर सिंपली वेक्टर्स। द मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर्स की तो डायरेक्शन है हमें पता है, वो कह रहे हैं एक खास वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं इसमें से एक क्वेश्चन करता हूँ लास्ट वाला। फॉर एग्जाम्पल टी वेक्टर है आपके पास 0-7, यानी एक ऐसा वेक्टर है जो कि आपके पास 0 जाता है आपके एक्स एक्सिस में,
जबकि -7 जाता है आपके वाई एक्सिस में। ये कैसा वेक्टर है तो देखते हैं। तो एक्स एक्सिस दिस ये वाला है, वाई एक्सिस ये वाला है। तो एक्स में तो 0 है लेकिन वाई में -7 है। तो मे बी ये आपके पास फॉर एग्जांपल -2 है, -4 है, -6 है, -8 है। तो -7 तकरीबन यहाँ होगा। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो 0 -7 0 यूनिट्स एक्स एक्सिस में, -7 यूनिट्स वाई एक्सिस में, यहाँ जिस पॉइंट तक ये जाएगा वो 0 -7 है। तो 0 -7 पॉइंट इज राइट ओवर हियर। तो दिस मीन्स कि ये वाला वेक्टर कौन सा है, तो ये वाला वेक्टर अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे दिस वन, ये वाला जो वेक्टर है स्ट्रेट वेक्टर, ये जो वाइट बिल्कुल वाई एक्सिस पर होगा, ये वाला वेक्टर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्स एक्सिस में 0 जाएगा जबकि वाई एक्सिस में -7 जाएगा। ओके, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वेक्टर था, जैसे एग्जाम्पल वेक्टर ए था जिसका आप एक्स एक्सिस में जाते थे इतना और आप वाई एक्सिस में जाते थे इतना। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि आप पिथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। सो इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं कि ए का ये ए हाइपोटेन्यूज होगा, तो ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो ए होगा खाली ए, अब खाली ए का क्या मतलब है, इसकी इसकी लेंथ, यानी इस वेक्टर की लेंथ या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर की लेंथ है दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो अगर आपने इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है या हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है, जिसको आप लोग तो यहाँ पर मुझे इसको इस तरह से लिखना चाहिए था। ये वेक्टर की लेंथ है जो कि इसके बराबर है। तो जो वेक्टर की लेंथ है या वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बस इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, या आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी अक्सर कहा जाता है। तो ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है। तो हम लोग निकालते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ टी वेक्टर, मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू के उसकी जीरो से डिस्टेंस कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर। सो 0 प्लस 49 square root of 49 will be equal to 7. So the magnitude of this vector is 7. एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। आप यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं, हमने ग्राफ किया था इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये पहले जाता है 2 यूनिट्स, फिर जाता है 4, फिर जाता है 6 और फिर जाता है 7। मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस में नहीं होता, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इसका वाकई में मैग्नीट्यूड 7 है। और दूसरा आप लोग इसको थ्रू दिस फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द यूनिट वेक्टर्स फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर क्या है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और फॉर एग्जांपल मानते हैं कि ये जो ए वेक्टर है ये 8, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है। मैग्नीट्यूड 8 से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्स एक्सिस पर कुछ जाएगा, ये वाई एक्सिस पर कुछ जाएगा, लेकिन ये जो ओवरऑल ये लाइन है इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 8। सो मे बी अगर आपने 8 लाना है सो आप उसको किसी भी तरह से ला सकते हैं। सो फॉर मैं इसको सिंपली करता हूँ, दिस इज़ 5। तो मे बी ये यहाँ तक जाता है 3, यहाँ तक जाता है 4। तो आपके पास थ्रू द पिथागोरस थ्योरम जो आपके पास इसकी लेंथ आएगी दैट विल बी 5। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 5। तो इसी की डायरेक्शन में, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम लोग एक ऐसा वेक्टर ले आए जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, या वो बेसिकली एक यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर ये 4 था तो ये इस तरीके से आपके पास 4 डंडियाँ हैं, 1 2 3। तो इधर ये वाला एक यूनिट है। तो आपने इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट जाना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो हम लोग कहेंगे ये वाला जो वेक्टर है ये इस बड़े वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसकी लेंथ सिर्फ 1 है। हो सकता है आपके पास ये 8 था तो अब उसका यूनिट वेक्टर भी यही रहेगा। यूनिट वेक्टर की मेन पहचान उसकी डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा। डायरेक्शन उसकी चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन वो कि वो किस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। तो इन सारे वेक्टर्स का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट वाले का निकालता हूँ, ई वेक्टर इज़ 0, 2। तो ये कौन सा वेक्टर है, सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बल्कि ये इसमें 0 है तो मैं मे बी निकाल देता हूँ इस वाले का, क्योंकि 0 वाले थोड़े ईजी होते हैं। मे बी जो डी वेक्टर है दैट इज़ -10, 10। ये कौन सा वेक्टर है, सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द वेक्टर जो कि जाता है वाई एक्सिस में भी 10, वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में -10 और वाई एक्सिस में 10। मे बी वाई एक्सिस में 10 यहाँ पर है और एक्स एक्सिस में -10 यहाँ पर है, जैसे एग्जाम्पल। तो फिर ये वाला वेक्टर जाएगा इस पॉइंट तक विच इज़ -10, 10। ये वाला वेक्टर जाएगा कुछ इस तरीके से। आपने निकालना है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो आप इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, आप सिंपली ये जो वेक्टर है इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि अगर इस वेक्टर का फॉर एग्जाम्पल मैग्नीट्यूड था 8, अगर आपने 1 तक जाना है, वेक्टर वही रहना है, तो उस वेक्टर को आप डिवाइड कर दें विद 8। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, जो कि वो इसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो 1 में रिजल्ट करेगा। लेकिन जो कि हमने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है तो डायरेक्शन उसकी वही रहेगी, तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल आएगा। सो हम लोग अपना डी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, जिसकी नोटेशन कुछ इस तरह से है कि ये डी का यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर एक हैट है, इसको वी कॉल दिस अ हैट। तो ये आपके पास होगा इट्स द वेक्टर
डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप लोग अपना यूनिट वेक्टर निकाल सकेंगे। सो हम उसको करते हैं, हमारा वेक्टर है -10, 10 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -10 स्क्वायर्ड प्लस 10 स्क्वायर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 100, स्क्वायर रूट ऑफ 200। सो स्क्वायर रूट ऑफ 200 होगा आपके पास इक्वल टू, तो दिस विल बी 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2। डायरेक्ट अगर हम लोग कैलकुलेटर से निकालें 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। हमें वेक्टर को डिवाइड कर देना है विद 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2, मींस इसके x कंपोनेंट को भी विद 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड y कंपोनेंट को भी विद 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जो आपका फाइनल वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर, दैट विल बी -10 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा 10 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर से आप इसको कट कर सकते हैं अब। सो 10 10 कट होगा, दिस बिकम्स -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा दिस विल बी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। आप लोग इसके मैग्नीट्यूड को अगर अभी निकाल के भी मैं आपको दिखा दूँ, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर्ड प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर्ड। सो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। इसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो तो 1 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन थी, क्योंकि हमने इसी वेक्टर के एक्स और वाई को इससे डिवाइड कर दिया है। हमने एक्स को भी सेम से डिवाइड किया, वाई को भी सेम से। अगर हम लोग इसको डिफरेंट से डिवाइड करते हैं, एक्स को किसी एक से डिवाइड करते हैं, वाई को किसी और से डिवाइड करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन हमने एक ही से उसको स्केल डाउन किया है, तो उसकी डायरेक्शन सेम रही है। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटर्मिन वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर्स आर पैरेलल। तो कौन से दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे जिनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक वेक्टर है एंड देन ये एक वेक्टर है। पैरेलल का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। आप इनको पीछे भी लेकर जाएं और अगर इनको आप आगे भी लेकर जाएंगे, कभी भी इन्फिनिटली जाते रहेंगे, लेकिन कभी दूसरे को टच नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थे तो ये तो टच कर जाएंगे, दिस आर डाइवर्जिंग, पीछे जाकर टच कर जाएंगे। अगर आपके पास ये थे तो ये आगे जाकर टच कर जाएंगे। अगर आपके पास कुछ इस तरह के वेक्टर्स थे तो ये आगे जाकर टच कर जाएंगे, पीछे तो नहीं करेंगे लेकिन आगे जाकर कर जाएंगे। सो ये पैरेलल वो हैं जो ना पीछे ना आगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधे हैं एक दूसरे के साथ, वो आपके पास पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो वो वेक्टर्स कौन से होंगे जिनका आपके पास यूनिट वेक्टर सेम होगा, क्योंकि इधर भी अगर आप लोग यूनिट वेक्टर बनाएं तो एक यूनिट तक आपने जाना है इन द सेम डायरेक्शन। इधर भी यूनिट तो आपके पास एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में आपके पास एक यूनिट तो सेम रहेगा, डायरेक्शन तो पहले ही सेम है, पैरेलल वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। तो इस वजह से आपके पास कुछ इस तरह से होगा। तो इनको आप निकालने का आप एक तरीका ये है, आप इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स निकालें, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, और फिर आप चेक करें कि क्या वो सेम है, तो इसका मतलब वो पैरेलल है। इसका एक और सिंपल और तरीका ये भी हो सकता है जो आमतौर पर यूज़ किया जाता है शॉर्टकट, कि आप इन दोनों के एक्स को डिवाइड करें, एक को ऊपर लें एक को नीचे, देन इन दोनों के वाई जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिवाइड करें। जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो अगर तो वो जो नंबर आता है वो दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब कि उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब वो दोनों पैरेलल हैं। क्योंकि अगर तो दोनों के लिए नंबर सेम आता है, इसका मतलब कि अपने पूरे वेक्टर को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया था, उसको स्केल्ड किया था, इसीलिए वो पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर्स की निशानी है कि ए वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर। क्योंकि आप उसको सिर्फ एक नंबर से स्केल कर रहे हैं। अगर ये वेक्टर था, आपने इसको फॉर एग्जाम्पल डबल कर दिया है, तो वो इस तरह हो गया। लेकिन अगर तो ये पैरेलल है तभी आप इसको इस तरह से डबल कर सकते हैं। अगर इवन ये वेक्टर इस तरह है, ये इससे इसकी लेंथ डबल है लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो आप डायरेक्टली इस तरह से एक नंबर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। तो अगर आप खाली एक नंबर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और उसकी डायरेक्शन वो सिर्फ स्केल हो जाए और उसकी डायरेक्शन तो वही है जो पिछले वेक्टर की थी, और वो इक्वल हो जाए एक दूसरे वेक्टर के, इसका मतलब उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब वो दोनों पैरेलल हैं। तो ये प्रॉपर्टी है पैरेलल वेक्टर्स की कि कोई सा भी है, आप एक वेक्टर ले लें, ये बी इज इक्वल टू एम ए बी होगा, तो वो दूसरा वेक्टर को अगर हम लोग एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही वेक्टर आ जाएगा। तो इसका तरीका यही है कि अगर आप ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर करेंगे तो आपके पास एक ही नंबर आएगा, एक एम नंबर होगा जिससे उन दोनों वेक्टर्स को स्केल किया गया है। यानी अगर आप एक्स कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट इन दोनों को डिवाइड करें, वाई कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को डिवाइड करें, तो दोनों को जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो सेम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आखिरी पार्ट करता हूँ, चेक करते हैं क्या ये पैरेलल है या नहीं। तो जी वेक्टर इज इक्वल टू 5, -5 एंड एच वेक्टर 10, -10। तो अगर हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं, कि डायरेक्शन हमने चेक करनी है सेम है, तो हम लोग इन दोनों के एक्स कॉम्पोनेंट्स को डिवाइड करते हैं, किसी एक वेक्टर को हम पहले लिखेंगे, या एच को या जी को। फॉर एग्जाम्पल मैं जी को पहले लेता हूँ, तो जी का मैं पहले लिखूंगा, देन मैं डिवाइड कर दूंगा विद 10, दिस बिकम्स 1/2। तो जो जी वेक्टर जो है वो हाफ टाइम स्केल है, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि एच वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी वेक्टर फॉर द एक्स कॉम्पोनेंट्स। क्योंकि मैं अगर इसको चेक भी कर लूँ तो एच का है 10, और अगर मैं 1/2 नहीं, उल्टा मैंने लिख दिया है, ये होगा बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ
एच वेक्टर, और अभी हमने सिर्फ इसको एक्स कॉम्पोनेंट के लिए चेक किया। अगर मैं 10 के साथ हाफ को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 5 आता है। तो ये 5 हाफ टाइम स्केल्ड है, लेकिन मैंने पहले जी को लिया है तो मैं वाई के लिए भी पहले जी को लूँगा। मैं वाई के लिए -10 डिवाइड बाई -5 नहीं, बल्कि -5 डिवाइड बाई -10 करूँगा। तो दिस वन ऑल्सो कम्स टू बी हाफ। तो जो हम देखते हैं कि दोनों को डिवाइड करके जो नंबर आता है दैट इज द सेम, मीन्स एक्स और वाई को एक ही नंबर से स्केल किया गया है, मीन्स पूरे वेक्टर को एक ही नंबर से स्केल किया गया है। अगर पूरे वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक नंबर से स्केल किया गया है, दिस मीन्स कि उसको डायरेक्शन तो सेम रही। तो अगर डायरेक्शन सेम रही और दूसरे वेक्टर के इक्वल आ गया तो उन दोनों की डायरेक्शन सेम है और वो दोनों पैरेलल हैं। दिस मीन्स यस दीज आर पैरेलल। अगर तो ये दोनों सेम ना आते हैं हम कहते हैं दीज आर नॉट पैरेलल। सो दीज आर पैरेलल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Given a quadrilateral ABCD, determine the type of quadrilateral it is based on the following vector conditions. तो आपके पास एक खास क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल मीन्स एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हैं। ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, क्वाड्रिलैटरल की 4 साइड्स होती हैं। तो आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है, तो मैं उसको पहले ड्रॉ कर देता हूँ। मुझे नहीं पता वो कैसा है, मैं बस एक आपको स्केच बताने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मे बी कुछ इस किस्म का आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है, वो इस किस्म का भी हो सकता है। मैं बस एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। ABCD, तो जब भी आप एक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं तो आप ABCD इस तरह नेम करते हैं कि एक कोने से शुरू करेंगे, उसको A कहेंगे, उसके सामने वाले को B कहेंगे, B के ऊपर वाले को C कहेंगे और C के सामने वाले को D कहेंगे। तो इस तरह से आप जाते हैं ABCD। तो ABCD अगर क्वाड्रिलैटरल है तो वो इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपके पास ये चीज़ें हैं, ये कंडीशन है कि सबसे पहले जो वेक्टर है AB प्लस CD ये 0 है। मीन्स आपके पास जो वेक्टर AB है ये वाला वेक्टर प्लस CD अब इस तरह से है, ये वाला वेक्टर, इन दोनों का एडिशन 0 है आपके पास। तो ये एक नंबर 1 कंडीशन है। इसका क्या मतलब है कि ए बी और सी डी इक्वल हैं। ये तभी पॉसिबल है अगर आप ए बी जाते हैं एंड देन आप सी डी जाते हैं और इन दोनों का 0 आ रहा है। तो ये ए बी आप इस तरह गए और सी डी आप इस तरह गए, ये 0 तभी होगा जब ए बी अगर आप इस तरफ इतना गए थे, तो अगर आप सी डी से उतना ही वापस आ जाएँ तो फिर आपके पास ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इतना इसका इफेक्ट था तो वही इफेक्ट इसने कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी कम होगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास थोड़ा सा कम इस तरह होगा, तो नहीं, फिर आपके पास कुछ इतना फाइनल इफेक्ट बच जाएगा। तो ये अगर एग्जैक्टली इसके इक्वल हो तभी इसका आंसर 0 आएगा। इसको हम लोग समझते हैं तो द हेड टू टेल मेथड। जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करें, एक तो तरीका है उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करें, वाई कंपोनेंट को ऐड करें, आपके पास फाइनल वेक्टर आ जाएगा। आपके पास वेक्टर था a, b, आपके पास वेक्टर था x, y, तो आप इसका फाइनल वेक्टर निकाल सकते हैं विद a प्लस एक्स, फाइनल वेक्टर का x कोऑर्डिनेट होगा, और b प्लस वाई फाइनल वेक्टर का y कोऑर्डिनेट होगा, उसके y कंपोनेंट होगा। लेकिन एक तरीका आप जो विजुअली कर सकते हैं थ्रू द हेड टू टेल रूल, आप पहला वेक्टर लें और दूसरे वेक्टर की टेल को, तो ये जो शुरू वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड द टेल, जो आखिरी वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड द हेड। पहला वेक्टर लें कोई भी, तो ए बी या सी डी में से किसी को भी आप पहले ले लें। मैं ए बी को पहले लेता हूँ, आंसर हमेशा सेम आएगा। और फिर दूसरे वेक्टर की जो टेल है उसको पहले वेक्टर की हेड पर रखें। दूसरा वेक्टर है सी डी, इसकी टेल ये वाली है, तो इसको मैं इसकी हेड पर रखता हूँ। तो मैंने इस तरह से रख दिया एंड देन इसको कंप्लीट करें। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल है, तो ये यहाँ जाकर कंप्लीट हो जाएगा। जो फाइनल आपके पास जो पहले का जो आपके पास हेड था, पहले की जो टेल थी और जो दूसरे का हेड है, उन दोनों को आप मिला दें। पहले की टेल थी यहाँ पर और दूसरे का हेड भी यहीं पर है, तो कुछ भी नहीं मिलता। इसका मतलब कि ये इसका आंसर 0 है। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि इन दोनों की लेंथ इक्वल है। इसीलिए आपके पास जब आप ए बी जाते हैं उतना ही वापस चले जाते हैं, तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाता है। देन है लेंथ कंडीशन बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये वाला जो वैक्टर है बी सी, दिस इज इक्वल टू ए डी। तो अगेन ये दोनों वैक्टर्स भी इक्वल हैं। दिस मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल, प्लस हमें ये भी पता है कि एक और चीज़ भी हमें पता है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, राइट। ये चीज़ भी हमें पता है क्योंकि अगेन दो वेक्टर सिर्फ तभी ऐड होकर 0 होंगे जब एक तो उन दोनों की लेंथ सेम हो और दूसरा वो दोनों पैरेलल भी होंगे। अगर एक इस तरह से था और दूसरे की लेंथ बेशक सेम थी लेकिन वो इस तरह से था, वो पैरेलल ही नहीं थी, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। तो दोनों का पैरेलल होना भी ज़रूरी है। तो विच क्वाड्रिलैटरल इज दिस? दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कोई भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसकी तमाम साइड्स, जिसके तो दोनों पेयर्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये पैरेलल हैं। ये उसकी डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की कि पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अब पैरेललोग्राम में जब पेयर्स ऑफ साइड पैरेलल होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास इक्वल भी हो जाती हैं, इसलिए पैरेललोग्राम में साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। सो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही है कि एक ऐसे ही क्वाड्रिलैटरल जिसकी तमाम साइड, जिसके जो पेयर्स हैं, एक ये पेयर्स यानी दो, एक ये वाला एक ये वाला पेयर है, एंड एक ऐसा पेयर है जिसके अंदर ये दो जो रेड वाले हैं ये हैं। तो ये जो पेयर्स हैं ये पैरेलल हैं, एंड ऑटोमेटिकली अगर आपने दोनों पेयर्स को पैरेलल करना है तो ऑटोमेटिकली दोनों को इक्वल भी होना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं आप दोनों को पैरेलल भी करें और दोनों इक्वल ना हो।
तो वो इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हाँ, पैरेललोग्राम के कई टाइप्स हैं, इसके अंदर रेक्टेंगल शामिल है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम क्योंकि उसकी तमाम साइड्स पैरेलल हैं। सो पैरेललोग्राम की सिंपली डेफिनेशन है स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, रोहम्बस और ये तमाम चीज़ें आपके पास पैरेललोग्राम है। यहाँ पर उन्होंने आपसे सिर्फ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर पूछी थी, ओवरऑल आप सिर्फ यहाँ इस इन्फॉर्मेशन से पैरेललोग्राम ही बता सकते हैं। अगर उन्होंने आपको ये भी बताया होता कि आपके पास जो ये चारों साइड्स हैं ये इक्वल हैं, तो आप ये बता सकते थे कि ये एक स्क्वायर है। उन्होंने बताया होता कि इन चारों साइड्स के अंदर जो ये एंगल्स हैं दिस 90 डिग्रीज, तो आप इसको एक रेक्टेंगल ही बता सकते हैं। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है हम सिर्फ ये बता सकते हैं ये पैरेललोग्राम है, आगे ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इसके बारे में हम इधर से नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। अलबत्ता ये साइड इसी की टाइप्स है पैरेललोग्राम के, इसके अंदर आपके पास रोहम्बस है, रोहम्बस और इवन जो स्क्वायर है अक्सर लोगों को नहीं पता, स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है क्योंकि स्क्वायर की ये डेफिनेशन है कि जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, जबकि रेक्टेंगल की ये डेफिनेशन है कि जिसके जो तमाम एंगल्स हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल हो, स्क्वायर की डेफिनेशन है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो। क्या स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं? तो स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दिस मीन स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ये डेफिनेशन नहीं है कि जो दो अलग स्क्वायर ऑफ अगर एक रेक्टेंगल है तो उसके अंदर ये वाली जो पेयर है ये इन दोनों से डिफरेंट हो, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं। हाँ, नॉर्मली इसी तरह होता है, लेकिन अगर आपके पास एक स्क्वायर भी है उसके अंदर भी वो वाली डेफिनेशन फुलफिल होती है कि जो दोनों जो पेयर्स हैं वो इक्वल हैं और हाँ अंदर 90 डिग्रीज का एंगल है, तो फिर स्क्वायर इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेक्टेंगल। बट एनीवे इसका आंसर पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, लेकिन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले मैं एक आखिरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट इस बुक में नहीं शामिल नहीं है और इवन एसएलओस में भी उसका कोई इतना बड़ा जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में उसका जिक्र है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे एनबीएफ वाली बुक में भी वो मौजूद है कि वो कॉन्सेप्ट है आई एंड जे यूनिट वैक्टर्स का। ये कौन से यूनिट वैक्टर्स हैं? तो मैंने आपको बताया कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो अगर मैं एक ऐसा यूनिट वैक्टर लूँ, यूनिट वैक्टर आपको पता है क्या है, जो एक्स एक्सिस पर जाता हूँ, तो यूनिट वैक्टर एक्स एक्सिस पर कौन सा होगा? जो यहाँ जब 1 आता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस तरह नहीं होगा, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो 1 तक जाता होगा, ऐसा एक यूनिट वैक्टर है। अब इस यूनिट वैक्टर को मैं नॉर्मल नोटेशन में कैसे जाहिर करूँगा? जो नॉर्मल माइंड नोटेशन है उसके अंदर मैं इसको जाहिर कर सकता हूँ, इस वाले वैक्टर को, ये जो मेरा यूनिट वैक्टर है इसको मैं जाहिर कर सकता हूँ एज 1,0, राइट। ये जो मैंने अभी आपको नोटेशन बताई कि ये 1 जाता है एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई एक्सिस में ये जाता ही नहीं। वाई एक्सिस में ये एग्जैक्टली वही है क्योंकि ये एग्जैक्ट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो ये आपके पास एक ऐसे खास यूनिट वेक्टर की नोटेशन है जो सिर्फ एक्स एक्सिस में जाता हो। इस खास यूनिट वेक्टर को हम लोग सिंपली नाम दे देते हैं आई यूनिट वेक्टर। इसके ऊपर ये क्या है, बस हमने इसको आई का नाम दे दिया है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर है। इसके साथ साथ एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो सिर्फ वाई में जाता है, जो एक्स में नहीं जाता, और वाई में यूनिट वेक्टर है तो 1 जाता है। ये कौन सा है? ये दिस इज 0,1, लेकिन इसको हमने एक खास नाम दिया है जे यूनिट वेक्टर का। तो बस ये सिंपल आपके पास 2 यूनिट वेक्टर्स हैं जिनको हमने ये खास नाम दिए हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। अब इनसे हम डिफरेंट वेक्टर्स को डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है 8, -1, तो ये कौन सा वेक्टर है? जो मे बी एक्स एक्सिस में, अब यहाँ पर 8 तो नहीं होगा क्योंकि ये ज़ाहिर है यहाँ पर 2 होगा 3, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पर कह रहा हूँ 8 है आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर है -1, तो ये वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर है कुछ इस तरह का, ये वाला वेक्टर। क्या मैं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल। हमारे पास ये एक्स में कितना जाता है? एक्स में ये वाली टर्म है, ये एक्स में कितना जाता है? अगर मैं ये वाला एक पूरा वेक्टर लूँ, अगर मैं ये एक यूनिट वेक्टर है इसको मैं बढ़ाता जाऊँ, अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को 8 बार बढ़ाऊँगा तो ज़ाहिर है ये इधर है, मैंने इसको गलत यहाँ पर ड्रॉ किया, लेकिन अगर मैं इसको 8 बार इस 1 को 8 बार बढ़ाऊँ या इस यूनिट वेक्टर को 8 बार बढ़ाऊँ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, छठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, तो ये 8वीं बार पहुँच कर 8 तक पहुँचेगा। दिस मीन्स कि इस डायरेक्शन में ये एक्स वाली जो डायरेक्शन है इसमें ये 8 आई वेक्टर्स हैं और वाई में दिस इज इस केस में ओनली 1 जे वेक्टर, लेकिन ये नेगेटिव जे होगा। जे ऊपर की तरफ होता है तो नेगेटिव जे होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि भाई ये वाला जो वेक्टर है ये सिंपली अगर आप 8 आई वेक्टर्स ले लें और उनके अंदर आप ऐड कर दें माइनस जे वेक्टर को, तो आपके पास ये वेक्टर आ जाता है या 8i माइनस जे वेक्टर। इस चीज़ को मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ लाइक दिस, क्योंकि अगर मैं ऐसे 8 ले लूँ और एक नेगेटिव में ले लूँ, उन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास यही वेक्टर आ जाएगा। तो बस ये इन दोनों इसी सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया गया है फॉर एग्जांपल 2, 2, इसको आप इस तरह से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले वाले को आप लिख देंगे आई के साथ, दूसरे वाले के साथ साइन देकर आप लिख देंगे विद जे। अगर आपके पास है 3, -1 आप लिख देंगे 3i माइनस 1j या सिंपली जे। सो इस तरीके से आप लोग इसी नोटेशन को इस नोटेशन में ज़ाहिर कर सकते हैं। दैट इज़ इट, और इसमें कोई कमाल की चीज़ नहीं है। इस बुक में इसका जिक्र नहीं है, इस बुक में सिर्फ इस नोटेशन के साथ चला जा रहा है, लेकिन कुछ बुक में इसका जिक्र होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एनीवेज, सो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।